प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, जिसको हम शिक्षा और समाज या शिक्षा के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें हमने पहले की वीडियो में चर्चा की थी कि शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, शिक्षा के अभिकरण, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। और वहीं से हम जहां हमारा अंतिम लेक्चर समाप्त हुआ था, वहीं से हम उठाते हैं। शिक्षा के अभिकरण की चर्चा कर रहे थे। शिक्षा के ब्राउन महोदय ने शिक्षा के अभिकरणों की बात करते हुए 3 प्रकार के अभिकरणों की चर्चा की थी। मुख्यतः औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये 3 प्रकार के शिक्षा के अभिकरण होते हैं। औपचारिक, अब हम इसके अंतर्गत क्या साधन होते हैं, शिक्षा के जो अभिकरण होते हैं अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, इन अभिकरणों के अंतर्गत क्या साधन होते हैं जिनसे इस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, संग्रहालय, पुस्तकालय, ये प्रमुख हैं जो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण की बात की जाए तो सबसे प्रथम स्तर पर हम बात करें तो परिवार जो होता है वो, उसको प्रथम शिक्षा केंद्र भी कहा गया है। परिवार से ही बालक की शिक्षा शुरू होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा का ये केंद्र है परिवार। परिवार के बाद खेल समूह, समाज और राज्य, ये कुछ प्रमुख हैं जो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। फिर निरौपचारिक शिक्षा की बात आती है। निरौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनमें प्रौढ़ शिक्षा जो 15 से 35 वर्ष वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो परंपरागत शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा देने की बात की गई। तो प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए एक नई सोच थी जो परंपरागत शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, किन्हीं कारणवश कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। उनको शिक्षा देने के लिए, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई, जो एक स्थान से बैठे बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। पत्राचार शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं जो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें सारी चीज़ें पूर्व निश्चित होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा की वह प्रणाली है या वह उपकरण या स्वरूप है जिसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। ज्ञान पाना निश्चित है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कितना मिलेगा ये निश्चित नहीं है। और निरौपचारिक, जहाँ न सब कुछ निश्चित है और न सब कुछ अनिश्चित है। इस तरह से ये शिक्षा के 3 अभिकरण होते हैं। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। परिवार और शिक्षा, ये हमारा टॉपिक है। परिवार क्या है, किस तरह से वो शिक्षा को प्रभावित करता है, परिवार के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, परिवार किस तरह से शिक्षा को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, इसकी चर्चा हम करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण परिवार में बंध जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक परिवार में बंधा होता है और परिवार में क्रमशः यह देखा गया है पति पत्नी और उनके बच्चे संगठित रूप से एक साथ रह रहे हैं। लेकिन भारतीय परिवारों की अगर बात की जाए तो भारतीय परिवार का इससे विस्तृत स्वरूप है। मैकाइवर एवं पेज की एक हम परिभाषा की चर्चा करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है
जिसमें स्त्री और पुरुषों का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण करने की व्यवस्था करता है। परिवार क्या है? परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुषों का यौन संबंध निश्चित होता है और बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करना है, यही परिवार है। ये मैकाइबर और पेज कहते हैं, जो समाजशास्त्री हैं, परिवार के बारे में इनका कथन है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो भारतीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं भारतीय परिवार कई प्रकार के होते हैं। भारतीय परिवारों की अगर हम बात करें तो भारतीय परिवारों में एक या एक से अधिक दंपतियों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों का वह सामाजिक समूह है जिसमें पुरुषों के बीच में रक्त संबंध होता है और जिनके सभी सदस्य पारस्परिक संबंधों से जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं। भारतीय परिवारों की बात की जाए तो दो या दो से अधिक लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिनमें आपस में रक्त का संबंध होता है और सबके घर के सारे सदस्य के परिवार के सारे सदस्य के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। इन्हें हम परिवार कह सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से ये परिवार हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी परिवार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संतानों के लिए निश्चित होती हैं। अभी बात करें तो परिवार का बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बालक की शिक्षा वहीं से शुरू होती है। परिवार की अगर हम परिवार के अर्थ की बात करें तो परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो फैमिलस शब्द से बना है। फैमिलस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नौकर। परिवार की परिभाषा देते हुए कहते हैं परिवार का महत्व क्या है। पेस्टोलॉजी कहते हैं ग्रह, ग्रह मतलब परिवार, घर। ग्रह प्रेम और स्नेह का केंद्र है। ग्रह प्रेम और स्नेह का केंद्र है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बच्चों का सर्वप्रथम विद्यालय है। ये पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। पेस्टोलॉजी महोदय क्या कहते हैं कि ग्रह प्रेम और स्नेह का केंद्र है, शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय है। ये परिवार का यानी घर का महत्व है जो पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। पेस्टोलॉजी के की बात को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो प्रेम, परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रेम, सहानुभूत, सहयोगपूर्ण वातावरण। परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम होता है, प्रेम के साथ साथ सहानुभूति होती है एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं। यही परिवार का एक अच्छा पर्यावरण है, वातावरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेस्टोलॉजी महोदय के जो शिष्य थे फ्रोवेल कहते हैं कि माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं। पेस्टोलॉजी के ही शिष्य थे फ्रोवेल, जिन्होंने फ्रोवेल को आप जानते होंगे, जिन्होंने खेल प्रणाली का प्रतिपादन किया किंडरगार्टन का। फ्रोवेल महोदय कहते हैं कि माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं और परिवारों में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। फ्रोवेल महोदय क्या कहते हैं कि माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, क्योंकि हमारी प्रथम शिक्षिका हमारी माँ ही होती है। माँ का बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये कहा गया है कि माताएं शिक्षित होती हैं तो बच्चे शिक्षित और संस्कारी होते हैं। तो हमारी प्रथम
शिक्षिकाएँ कौन होती हैं? माँ। इसी को कहते हुए फ्रोबेल कहते हैं कि माताएँ आदर्श शिक्षिकाएँ होती हैं और परिवार में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होता है। ये फ्रोबेल महोदय का कि फ्रोबेल ने कहा कि माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं और परिवारों में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। जो बालक का स्वाभाविक विकास होता है वो परिवार से ही शुरू होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैडम मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि विद्यालय को एक घर का रूप दे दिया जाना चाहिए, एक परिवार का रूप दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि बालक का बेहतर विकास तभी हो सकता है जब उसके विद्यालय में एक घर का इन्वायरमेंट हो, एक परिवार का इन्वायरमेंट हो। इसके महत्व को स्वीकार करती थी और बच्चों के स्कूल को परिवार का, घर का रूप देना चाहती थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसके महत्व को उसकी परिभाषा के द्वारा परिवार के महत्व को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व, कार्य और महत्व क्या हैं, तो आज हम सभी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं, हम अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन ने, हमारे अभिभावक ने हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या व्यवस्था की है, इसको हम बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वो हमारा अपना अनुभव होगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर एक स्वरूप में प्रकट करने की बात करते हैं। परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व, कार्य एवं महत्व की चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाती है कि बच्चों की सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो बालक का प्रथम विद्यालय होता है उसका परिवार होता है। परिवार में जो शिक्षा उसको मिलती है वो शिक्षा उसके आगे आने वाले भविष्य का निर्धारण करती है। इसलिए परिवार को चाहिए कि जो बच्चे हैं उसकी सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करे और हमारे ऐसा एक पर्यावरण तैयार करे जिससे बालक अच्छी चीज़ों को सीखे। ये भी हमने देखा है कि आप एक घर वो लीजिए जहाँ योग्य शिक्षित लोग रह रहे हैं और एक घर वो लीजिए जहाँ अशिक्षित लोग रह रहे हैं। दोनों घरों के बच्चों की आप तुलना कीजिए, आप देखेंगे कि जिनके घर का, परिवार का इन्वायरमेंट, पर्यावरण अच्छा है, उनके बच्चे जल्दी से विकसित हो जाते हैं, जल्दी से उनके अंदर बहुत सारे विकास के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें भाषा विकास प्रमुख है और नैतिक चारित्रिक विकास प्रमुख है। तो इस तरह से उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिससे उनका विकास बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए पहला परिवार का आप उसको चाहे उत्तरदायित्व कहें, चाहे कार्य कहें, चाहे उसका महत्व कहें, कि बच्चों की सामान्य शिक्षा है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो। इसके बाद दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि बच्चों, परिवार की दूसरी जो महत्वता है या कार्य है परिवार का या उत्तरदायित्व है उसका ये है कि बच्चों की विद्यालयी शिक्षा हेतु, जब वो घर की शिक्षा उसकी हो जाए, आगे पढ़ाई के लिए निकले, तो विद्यालयी शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था करे, उसको अच्छे विद्यालय में भेजे जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, उसके अच्छी पुस्तकें हों, उसके पास अच्छे संसाधन हो पढ़ाई के। तो ये भी परिवार का एक उत्तरदायित्व होता है कि उसके विद्यालयी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। इसके बाद और करते भी हैं माता पिता, हर माता पिता की कोशिश होती है कि अच्छे से, हम भले ही कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमारा बेटा, हमारा बेटी अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा ले। तीसरा कार्य होता है उसका राज्य द्वारा निश्चित, ये परिवार के कार्य हैं, राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग। हर राज्य अपने यहाँ रहने वाले निवासियों की शिक्षा की व्यवस्था करता है और उसके साथ साथ वो हर स्तर की शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्य निश्चित करता है कि किस लिए हम अपने राज्य के निवासियों को शिक्षित करेंगे और शिक्षा का क्या योगदान उसमें होना चाहिए। तो राज्य जो एक उद्देश्य शिक्षा के निश्चित करता है, परिवार को चाहिए कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों का सहयोग करे
और राज्य का सहयोग करे, जिससे उन लक्ष्यों तक बच्चा पहुंच सके जो राज्य ने उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित कर रखे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है परिवार और बच्चों का शारीरिक विकास। बच्चों का शारीरिक विकास परिवार में रहकर ही संभव है। हम देखते हैं कि बच्चों का भरण पोषण कैसा होगा, क्या खिलाया जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही होगा, क्या नहीं खिलाया जाना चाहिए, कैसे इसका शारीरिक विकास हो, कैसे इसको रोग और दुनिया बहुत सारी बीमारियां होती हैं इनसे दूर उनको रखा जाए। इसका जो प्रमुख उत्तरदायित्व है वो ये भी है कि परिवार के द्वारा ही बच्चों का शारीरिक विकास संभव है, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जब तक बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक उसे किसी भी प्रकार की शिक्षा या किसी भी प्रकार उसका विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए परिवार का उत्तरदायित्व है या कार्य है प्रमुख या महत्व है कि वो बच्चों का शारीरिक विकास करे। शारीरिक विकास के बाद चर्चा की जाती है। परिवार का एक उत्तरदायित्व ये भी है कि जब बच्चे का शारीरिक विकास हो जाए तो उसका परिवार और बच्चों का मानसिक विकास, जब शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ होगा तो उसके मानसिक विकास की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। मानसिक विकास भी उसका परिवार में हम देखते हैं, ये भी देखा है हमने कि परिवार में जिस तरह से बच्चे को जो अवसर दिए जाते हैं उस हिसाब से बच्चा आगे बढ़ता है। इसलिए अब जो ऐसे परिवार हैं जिसमें लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, उन परिवारों में बच्चे बेहतर ढंग से उनका मानसिक विकास होता है और वो अपने आसपास के पर्यावरण को अनुकरण करते हैं। जैसा पर्यावरण होता है वैसे ही उनका मानसिक विकास होता है। अक्सर देखा गया है कि पढ़े लिखे सुशिक्षित परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा तत्पर होते हैं। जो ऐसे परिवार हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव है उनकी अपेक्षा, तो परिवार का एक उत्तरदायित्व महत्व यह भी है कि बालक का मानसिक विकास किया जाए। मानसिक विकास के बाद सामाजिक विकास की बात आती है। अक्सर देखा गया है कि जिन परिवारों में लोग परस्पर सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सद्भावना और परोपकार और त्याग की भावना जिन परिवारों में होती है, वहाँ उन परिवारों के बच्चों में वैसी चीज़ें विकसित होती है। वो उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही उसका अस्तित्व है। इसलिए हमारे क्या सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, समाज में हमारे क्या वैल्यू हैं, मूल्य हमारे क्या हैं, इन मूल्यों से बच्चों को अवगत कराना परिवार का काम है। इसके बाद नैतिक एवं चारित्रिक विकास का भी महत्व है, परिवार की ये जिम्मेदारी है। परिवार में जो परिवार के सदस्यों का आचरण होता है या जो उनके संस्कार होते हैं उसका बच्चे पर सीधा असर पड़ता है। तो परिवार की यह जिम्मेदारी भी है या उत्तरदायित्व भी है कि बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करें। क्या सही है, क्या गलत है, इससे परिचित कराएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी उनको दें। इसके बाद आता है सांस्कृतिक विकास, परिवार और बच्चों का सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास संस्कृति है क्या, ये हमारा टॉपिक भी है, आगे उसके पर हम चर्चा भी करेंगे। संस्कृति किसी भी व्यक्ति या समाज की या देश की या राष्ट्र की पहचान होती है, जिससे उसके पहचान का निर्धारण होता है, वही संस्कृति है। संस्कृति के अंदर हमारा खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो ये हमको अपने पूर्वजों से मिली, जैसे हमारे परदादा से दादा को मिली, दादा से पापा को मिली, पापा हमको, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती चली जाती है। तो ये परिवार का उत्तरदायित्व है कि बच्चे को उसकी संस्कृति से, अपनी संस्कृति से परिचित कराएं और सांस्कृतिक विशेषताओं और उसके महत्व से उसको अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें और उसका पालन करने की तरफ उसको आगे बढ़ाएं, जिससे वो अपनी पहचान न खो दे। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। फिर बात आती है व्यावसायिक विकास की। व्यावसायिक विकास की आज के परिवेश में देखा जाए तो घर में व्यावसायिक विकास हो सकता है, ऐसा कम ही संभव है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी होती है। हम देखते हैं कि एक किसान का बेटा अपने माता पिता, अपने घर वालों से देखकर किसानी सीख लेता है,
एक मजदूर का बेटा, एक कामगार का बेटा, जैसे उसके घर वाले, उसके परिवार के सदस्य जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों को वो अनुकरण करके सीख लेता है। इस तरह से उसका व्यावसायिक विकास भी परिवार द्वारा कर दिया जाता है। तो परिवार अक्सर देखा गया है कि जो परिवार के सदस्य जो कार्य कर रहे होते हैं, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। तो परिवार का एक उत्तरदायित्व ये भी है कि वो बच्चे के अंदर व्यावसायिक गुणों को विकसित करें, औद्योगिक गुणों को विकसित करें। इसके साथ बात की जाए तो लोकतांत्रिक गुणों का विकास, परिवार और बच्चों का लोकतांत्रिक गुणों का विकास। लोकतांत्रिक गुणों का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे संविधान में, जो हमारे राज्य ने, हमारे देश ने जो भी हमारे नियम कानून स्थापित किए हैं उनका ज्ञान हमको होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर 6 अधिकार हैं हमारे पास तो 11 कर्तव्य भी हमारे सुनिश्चित कर दिए गए हैं। तो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रहित, देश हित पहले है। लोकतांत्रिक गुणों का विकास का यही मतलब है कि हम राष्ट्र और देश के हित को पहले समझें और हम धर्म और जाति बाद में। हमारी पहचान हमारे देश से है, हमारे भारत से है। हम सबसे पहले भारतीय बने, उसके बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या उपजातियों में बटे। तो राष्ट्रहित पहले होना चाहिए। ऐसे गुणों का विकास परिवार द्वारा बच्चे के अंदर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आध्यात्मिक गुणों का विकास, जो हमारे आध्यात्मिक गुण हैं उनका विकास परिवार के द्वारा ही बच्चों के अंदर किया जाना चाहिए। देखते हैं छोटे बच्चे अपने माता पिता को जैसा, माता पिता भाई बहनों को जैसा पूजा पाठ या अन्य कार्यों में लिप्त देखते हैं, करते देखते हैं, वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। और परिवार का यह उत्तरदायित्व है कि ऐसे गुणों का बच्चे के अंदर विकास किया जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें परिवार शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं। परिवार शिक्षा के सिद्धांतों की हम बात करते हैं। परिवार शिक्षा के सिद्धांतों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं पूर्ण व्यवहार का, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग पूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। पहला सिद्धांत होगा प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है कि परिवार को चाहिए कि बच्चों के अंदर जो बच्चों को जो शिक्षा दे परिवार, उसमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने का, एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का और एक दूसरे के सहयोगपूर्ण व्यवहार करने का सिद्धांत, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये चीज़ें बच्चे के अंदर पैदा की जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ है रुचि, योग्यता और क्षमता का सिद्धांत। रुचि, योग्यता और क्षमता का सिद्धांत। रुचि, योग्यता का और क्षमता का सिद्धांत ये बताता है कि परिवार को ये जानना चाहिए कि बच्चे की स्वाभाविक रुचि क्या है, किन चीज़ों में वो इंटरेस्ट ले रहा है, किन में नहीं ले रहा है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है और क्या वो कर सकता है। उसमें एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की बातें जानकारी होनी चाहिए। किस क्षेत्र में जाएगा बेहतर करेगा, उस पर जबरन अपनी चीज़ें, अपनी रुचि या अपनी क्षमताएं या अपने सुझाव नहीं लादने चाहिए। परिवार को चाहिए कि बालकों को, बच्चों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार
शिक्षित करने का, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दूसरा सिद्धांत है रुचि, योग्यता और क्षमता का सिद्धांत। तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत ये बताता है कि हम देखते हैं प्रायः बच्चे परिवार में जो अपने से बड़े होते हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी घर के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनके व्यवहार का वो अनुकरण करता है। और सबसे पहली शुरुआत सीखने की उसकी इसी तरह से होती है। छोटे जो होते हैं घर के, वो बड़े व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं को देखकर उनका अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। हाँ, सीखने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर अनुकरण करने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसको परिचित कराना चाहिए और सही चीज़ों का अनुकरण करने का सुझाव या समझ उनके अंदर विकसित की जानी चाहिए। फिर आती है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का तात्पर्य होता है कि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी, वो आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। परिवार को चाहिए कि बच्चों को उनके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाया जाए। जो भी शिक्षा दी जाए, अगर दिखाकर, सुनाकर, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा या महसूस करके उनको शिक्षा दी जाए तो ज्ञानेंद्रियों का विकास इससे होगा और उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा। मौखिक बातें न सिखाई जाए, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाए। इसके साथ साथ क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है ये बताता है कि बच्चे को क्रियाशील रखो। उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों एक साथ में क्रियाशील रहते हैं। बच्चा जन्म से ही क्रियाशील होता है, इसलिए जो भी सिखाया जाए वो क्रियाशील रखकर ही सिखाया जाए, करके सिखाया जाए। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत इस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है। खेल जो होती है बच्चों की जन्मजात और स्वाभाविक रुचि होती है, खेल में रुचि होते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को जो भी सिखाया जाए खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए। खेल के माध्यम से सिखाने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चा क्रियाशील होता है और उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का समुचित विकास हो जाता है। तो खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत यही इसी तरफ इशारा करता है कि खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाए। ये शिक्षा के कुछ परिवार शिक्षा के कुछ सिद्धांत थे। ये हमारा टॉपिक था परिवार और शिक्षा। तो इस तरह से हमने आज ये संक्षिप्त रूप से जाना कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारी जो शुरुआत होती है, जो हमारा प्रथम शिक्षा केंद्र होता है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होता है, वो परिवार होता है। परिवार से ही हमारी शिक्षा होती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके कार्य करने, व्यवहार से, बात करने के तौर तरीके से उनके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जो परिवार है उसकी जानकारी हमको मिलती है। इसलिए हम परिवार के नाते, हमारे भी परिवार में छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर, ये चीज़ें हैं। इसकी चर्चा हमने आज संक्षिप्त रूप से की। परिवार के क्या उत्तरदायित्व हैं, परिवार का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहली तो यही बात है कि
हम देखते हैं जाने अनजाने बहुत सारी हम गलतियां करते रहते हैं। हमको लगता है कि हमारे घर में जो छोटा बच्चा है वो इन बातों को ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उस पर वही पड़ रहा है। इसलिए परिवार को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चे के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहे और क्या है, क्यों है, कैसे है, जैसे प्रश्नों द्वारा ही वो सीखता है। इसलिए परिवार का पर्यावरण अच्छा होगा, और जब परिवार का पर्यावरण अच्छा होगा तो बच्चे के विकास की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।